एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। क्लास 12 के फिजिक्स में हमने ऑप्टिक्स शुरू करा था और ऑप्टिक्स में क्योंकि हम लाइट को पढ़ते हैं, हमने लाइट की थोड़ी खोजबीन की थी। पता करना चाहा था कि लाइट रे होता है कि वेव होता है, और हमें पता चला था कि ये दोनों होता है। कब रे होता है, कब वेव होता है? तो जब लाइट का जो वेवलेंथ है उसके कंपैरेबल में चीज़ों की हम बात कर रहे होते हैं तो हमें लाइट को वेव मान के पढ़ना होता है। पर जब हम लाइट का जो डायमेंशन है, लाइट का जो वेवलेंथ है जो कि कुछ नैनोमीटर में होता है, उसके कंपैरिजन से बड़े चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, उससे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली लाइट को एक रे मान सकते हैं, एक सीधा किरण मान सकते हैं, और फिर हम रे ऑप्टिक्स में चले जाते हैं। और हमने रे ऑप्टिक्स को पढ़ना शुरू किया था। रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सारी बातें ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अगर हम फिगर बना लें, अगर हम बढ़िया फिगर बना लें तो हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, और ज्योमेट्री की जो बातें हैं, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी और वगैरह वगैरह, एंगल सेम करना और ये वो सब आते रहेगा, वो सबसे हमारा काम आसान होगा। तो हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू करा था। हमने इसका पहला लॉ देखा था, पहला नियम देखा था, जिसका नाम था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें दो नियम पढ़े थे जो कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर गौर करने वाली बात ये थी, ध्यान देने वाली बात ये थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बन रहा है एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बन रहा है एंगल। तो इन सारी बातों में नॉर्मल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब कभी भी हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना होता है तो हम नॉर्मल को हमेशा ढूंढेंगे, नॉर्मल पे नज़र रखेंगे कि नॉर्मल क्या कर रहा है। कई लोग नॉर्मल को नहीं देखते और परेशान हो जाते हैं अच्छे नॉर्मल सवालों में, और उसको अच्छा सवाल बना देते हैं। तो हम लोग नॉर्मल को ढूंढेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि सेम प्लेन में होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होता है, और प्लेन को जब हम चेंज करेंगे तो आमतौर पे प्लेन भी नॉर्मल के चलते ही चेंज होता है। यानी नॉर्मल किंग है, नॉर्मल का ध्यान रखना है, तो नॉर्मल को नॉर्मल ही नहीं लेना है। तो नॉर्मल की बातें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बातें, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बातें, प्लेन की बातें करने के बाद, इमेज को लगभग इमेज वगैरह की थोड़ी मोड़ी बातें करने के बाद हम लोग बढ़े थे कि आखिर प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसमें हमने कुछ कुछ बातें करी थी। चलिए एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं जिसको कह सकते हैं, ठीक है, पहले तो हम अपना चैप्टर का नाम लिख लें जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही अभी हम पढ़ेंगे कई दिनों तक। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम मेनली ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इसमें ये पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और अगला चैप्टर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और फिर हमारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और फिर हम वेव ऑप्टिक्स में बढ़ जाएंगे। तो एक छोटा सा सेगमेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें प्लेन मिरर का सेगमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक टर्म निकल के आता है जैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो एक टर्म निकल के आता है एंगल ऑफ डेविएशन। आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा जब हम प्रिज्म वगैरह की बातें करेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन ये क्या होता है? तो हमेशा साइंस में नाम का मीनिंग निकालना चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन यानी वो एंगल जिससे हम डेविएट कर गए हैं। डेविएट करना मतलब होता है भटक जाना, मुड़ जाना, ठीक है। तो सोचिए, मान लीजिए कि कोई लाइट आया, ठीक है, ये मिरर के साथ, आमतौर पे ये हमें नहीं दिया रहा था, हमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया रहा था, पर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा छुपा के दे देते हैं, इसलिए मैं आपकी आदत बनवा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये दे रखा है 30 डिग्री, एक रे आया मिरर से 30 डिग्री बनाते हुए, बोला कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए। एकदम सिंपल सी बात हम इसमें करेंगे, नाम का मतलब समझेंगे, क्योंकि नाम को एक बार समझ गए हम, उसके पीछे का कंसेप्ट समझ गए, तो उसके सिंपल सवाल और उसके अच्छे सवालों में कोई खास अंतर नहीं रहता। तो 30 डिग्री है मान लीजिए एंगल बिटवीन मिरर और इंसिडेंट रे, और हमसे पूछा गया कि एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। हमने कहा ठीक है, देखते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सोचिए। इसमें करेंगे हम ये कि इस रे का नॉर्मल अगर हम बनाएं इस मिरर के लिए तो ये हो जाएगा, तो ये लगभग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60 डिग्री, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा। अब सोचिए एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन? तो आप सोचिए
अगर मैं रे को, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि कितना मुड़ गया, कितना भटक गया, किससे भटके होंगे हम, ओरिजिनल रास्ते से, जो हमने रास्ता ले रखा था, जिस रास्ते पे हम चलने वाले थे, उससे हम कितना भटक गए, उसी को ना बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो सोचिए, हमारा ओरिजिनल रास्ता तो ये रहने वाला था ना, पर हम चले तो इधर गए, जाना था हमें इधर, लेकिन हम, क्योंकि हम जाते, अगर मिरर नहीं होता तो हम इधर ही जाते, पर बीच में मिरर आ गया, हमें मुड़ना पड़ा, हमें उधर जाना पड़ा। तो हम जितना भटक गए, हम कितना भटक गए, हम इस रास्ते से इधर भटक गए। क्या हमारे भटकने में केवल एंगल है? नहीं, हमारे भटकने में एंगल भी है और डायरेक्शन भी है। हमारे भटकने में ये वाला एक तो एंगल है, और हमारे भटकने में डायरेक्शन है कि हम क्लॉकवाइज भटके हैं। चाहते तो हम एंटी क्लॉकवाइज भी भटक सकते थे। कभी कभी ऐसा भी माहौल बनेगा, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस बनेंगे जहां हम एंटी क्लॉकवाइज भटक जाएंगे, और अभी हम क्लॉकवाइज भटक रहे हैं। मतलब जब भी हम भटकेंगे, जब भी हम मुड़ेंगे, जब भी एंगल ऑफ डेविएशन की बात होगी, हम उसमें दो बातें लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे एंगल और दूसरा लिखेंगे डायरेक्शन। यानी यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें इस सिंपल से सवाल में, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है, सोचिए 30 है तो ये 30 हो गया, तो ये भी 30 होगा, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, निकाल सकते हैं हम, ठीक है, बहुत ईजिली। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते थे तो आप ये कर सकते थे कि ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, तो 180 में से 120 माइनस कर दीजिए तो 60 डिग्री, क्योंकि ये तो 120 हुआ ना, और ये कितना हो गया, तो ये पूरा 180 है, तो 180 माइनस 120 60 डिग्री, ऐसे निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो हमें ये लिखना चाहिए इस क्वेश्चन में कि हम 60 डिग्री भटक गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज को CW लिख देते हैं, आप क्लास वर्क मत समझ लीजिएगा, क्लॉकवाइज है वो, तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, हम भटक गए। अब सोचिए एक ही क्वेश्चन में हम कोई कारण से, है ना, कोई मिरर से टकराए, हम टकराते हैं, ठीक है, हमने टकराने का ठेका ले रखा है, तो हम इधर उधर टकराते रहते हैं। तो हम मिरर से जाके टकरा गए और 30 डिग्री क्लॉकवाइज भटक गए, अगली बार किसी दूसरे मिरर से टकरा गए, उससे 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भटक गए, तो हम नेट में कितना भटके? तो भाई नेट में नहीं भटके, हमने भटकना रोक लिया, क्योंकि हम जितना पहली बार जैसे भटके थे उसका उल्टा भटक गए हैं वो, तो हम नहीं भटके नेट में। तो ऐसे चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल होंगे डायरेक्शन के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन में ना केवल मैग्नीट्यूड है बल्कि एक डायरेक्शन भी है, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप देखिएगा, और उससे आपका सवाल बनाना एकदम आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात। फॉर्मूला भी लिख देते हैं किताबों में, फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला? सोचिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी आई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2i, और 180 में से 2i माइनस कर दीजिए तो आपको नहीं मिल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, तो हो जाएगा 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2i, क्या केवल यही आंसर होगा? नहीं, हर क्वेश्चन में हमें देख लेना चाहिए कि हम क्लॉकवाइज भटके हैं कि एंटी क्लॉकवाइज भटके हैं। वो दोनों जब जुटेगा तो कभी कभी आप क्लॉकवाइज को प्लस ले लें, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले लें, कभी एंटी क्लॉकवाइज, वो आप डायरेक्शन मानते रहें और उसके हिसाब से आपका आंसर आते रहेगा। तो नेट जब निकालना हो तो डायरेक्शन भी साथ में मैटर करता है, डायरेक्शन भी साथ में इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन की बात है। हमने जो क्वेश्चन करे थे छोटे मोटे, कि ऐसे हम ले आए थे 60 डिग्री पे, है ना, एक रे को ले आए थे, ये वाला मान लीजिए कि 50 डिग्री पे, तो हम पूछ दिए कि एंगल ऑफ डेविएशन, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया और बोला कि हमारा बताइए नेट एंगल ऑफ डेविएशन, बताइए नेट एंगल ऑफ डेविएशन। ये रे ऐसे लाया गया 50 डिग्री पे, ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम तो I2 का भी वैल्यू जानते हैं, हम तो जानते हैं कि I2 का वैल्यू क्या होगा। तो ये 50 डिग्री अगर हमें निकालना है तो थोड़ा सा पहले ना चीज़ों में स्पीड नहीं चाहिए, पहले चीज़ों को समझना चाहिए। तो आप ना हमेशा बना के देखें कि अच्छा ये कैसे होगा, थोड़ा सा रिसर्च माइंड से, थोड़ा सा देख करके कि अच्छा ये क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। बाकी ऑप्टिक्स में हमेशा ये होगा कि आपके खुद के बनाए हुए फॉर्मूले होंगे। ऑप्टिक्स जब आप पढ़ेंगे, अगर आप ऑप्टिक्स सिंसियरली पढ़ेंगे तो आपको केवल किताबों के फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आप खुद से बना चुके होंगे, क्योंकि पैटर्न्स बिखरे पड़े हैं। ऑप्टिक्स में हमेशा आसान रास्ता होता है और हमेशा मुश्किल रास्ता भी होता है। ऑप्टिक्स में चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपके दिमाग में कैलकुलेशन आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। ये ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा होता तो ये पूरे फिजिक्स में है, पर ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा होता है,
ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा आप एक ऐसा करें कि फिगर वगैरह बनाएं और थोड़ा सा करके देखें, तो आपको पता चले कि अच्छा ये तो ऐसे भी हो सकता था। तो अपने अपने आपके दिमाग में फॉर्मूला आने लगेंगे। जैसे ये फॉर्मूला मैं आपको नहीं भी बोलता और आप 2-3 क्वेश्चन कर लेते अपने से करके, तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये ऐसे किया जाता है। लेकिन फिर बाद में किताब में मिल जाता तो आपको बहुत खुशी होती कि अरे ये तो मैंने अपने से सोचा था, ऐसा होगा। ये ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा होता है। तो आप एक क्यूरियस माइंड लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 50 डिग्री का है, इसे आप वीडियो को पॉज करके इसका निकाल सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, इस पे जो डेविएशन होगा, ठीक है, इस पे जो डेविएशन होगा वो देखिए किधर की ओर होगा, वो हो जाएगा 180 माइनस 100 2i अगर करें तो क्या मिलेगा 80 डिग्री। अब सोचिए क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम इस 80 डिग्री डेविएशन की बात करें तो ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। मान लीजिए कि हम ये 80 डिग्री निकालना चाहते हैं कि ये क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये कैसे होगा क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कैसे सोचेंगे, देखिए पहले तो ये आया, ये रे ऐसे जाता, ये ऐसे मुड़ गया, तो ये ऐसे जाता ऐसे चला गया, यानी कि ये इधर की ओर हुआ, यानी ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। तो क्या हमारा आंसर क्लॉकवाइज होगा कि कोई पैटर्न है, इसमें कोई पैटर्न है कि क्लॉकवाइज ही हमेशा आंसर आएगा या एंटी क्लॉकवाइज ही हमेशा आंसर आएगा। तो चलिए हम यहाँ से भी निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया 50, तो ये हो गया 40, तो ये हो गया 80 डिग्री, 80 हो गया और 90 पे हम बनाएंगे तो ये कितना हो गया 10 डिग्री, तो 10 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे 120 डिग्री। अब रे देखिए ऐसे जा रहा था, रे चला गया ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये इस तरफ हो गया, यानी ये भी कितना हो गया क्लॉकवाइज, ये भी हो गया क्लॉकवाइज इस तरह से। तो देखिए 80 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस यहाँ 10 ही हुआ, तो 180 माइनस 20 कितना हो गया 160 प्लस 160 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री क्लॉकवाइज। 240 डिग्री क्लॉकवाइज लिखने का मतलब ये हुआ कि हम अगर ऑरिजिन से चलें तो 240 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप अगर क्वेश्चन बनाने लगें और ऑप्शन ढूंढें तो हो सकता है आपको 240 डिग्री क्लॉकवाइज कहीं ऑप्शन में नहीं दिखे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि नहीं, ये लगता है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। क्योंकि चाहे हम 240 डिग्री क्लॉकवाइज जाएँ, चाहे 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएँ, हम पहुँचेंगे तो वहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ऐसे 360 से माइनस करके कुछ कुछ कभी कभी दिया रहता है। तो ऐसे एंगल ऑफ डेविएशन के कंसेप्ट को हम समझते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन का कंसेप्ट आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम प्रिज्म वगैरह पढ़ रहे होंगे। अभी तो ये प्लेन मिरर के लिए बस एक कंसेप्ट है, हालांकि काम में आने वाला कंसेप्ट है, पर ये सुपर डुपर काम में आएगा जिस समय हम प्रिज्म पढ़ रहे होंगे, जब हम रिफ्रैक्शन की बातें कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में फील्ड ऑफ व्यू की भी बातें करी थी और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, एक स्पीड वाला क्वेश्चन भी करा था अंत में। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू ये होता है कि कितनी दूर तक हमें ऑब्जेक्ट का इमेज नज़र आ रहा है, कितनी दूर तक, कितना डिस्टेंस तक वो हमें नज़र आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारा अगर मिरर है और यहाँ पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट रख दें और हम यहाँ से देखें, ठीक है, हम इस लाइन पे कहीं देखें तो एक रे यहाँ से जाके कुछ ऐसे हो जाएगा, एक रे यहाँ से जाके कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम अगर इस लाइन पे हैं, इस लाइन पे ही हैं, इस लाइन पे, तो हमें इमेज इतनी ही दूर तक नज़र आएगा। पर जैसे जैसे हम यहाँ पहुँच जाएंगे हमें अब इतनी दूर तक इमेज नज़र आने लगेगा, तो हम कहेंगे कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया। हम और नज़दीक चले जाएं, हम और नज़दीक चले जाएं, ठीक है, तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू घट जाएगा। हम दूर जाएंगे, हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब फिर से नाम से क्लियर हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू यानी व्यू का फील्ड, व्यू का रेंज। तो जाहिर सी बात है वो दूर जाने पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि हमने मिरर को अब ऐसे रख दिया, ठीक है, और हम कहीं यहाँ खड़े हो गए, क्या हमें अभी भी ये इमेज इधर नज़र आ सकता है, ऐसे कहीं नज़र आ सकता है? तो हम क्या करेंगे, हम रे को यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होगा, हम रे को यहाँ से ले जाएंगे, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और ये देखिए कुछ ऊपर ही चला गया, ठीक है, ये जितना नज़र आ रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, मतलब कहीं ऊपर तक, ये वाला जो लाइन है यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस लाइन पे नज़र आएगा। इसके नीचे हम होंगे तो नज़र नहीं आएगा,
इसके जो पॉइंट है सबसे ऊपर में, उसके ऊपर अगर हम होंगे तो भी हमें नज़र नहीं आएगा। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कुछ इस तरह से बनेगा। और ये फील्ड ऑफ व्यू निकालना क्या कोई मुश्किल बात थी? नहीं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। इसमें बड़ी आराम से हमने कैलकुलेशन कर करके इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल वगैरह बनाएंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा हमारा। दुगना तिगुना का कंसेप्ट लगाएंगे, कोई न्यूमेरिकल अगर हम ले लेंगे तो बड़ी आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू के कंसेप्ट मेनली ज्योमेट्री के होते हैं। एक अच्छे फिगर को अगर ड्रॉ किया जाए और थोड़े मोड़े सवाल किए जाएं तो बड़ी आराम से इस कंसेप्ट पे हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो हम मेनली पॉइंट इमेजेस की पढ़ाई कर रहे हैं। हम जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसके जो पॉइंट इमेजेस बन रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए इस पर एक और पॉपुलर चर्चा करते हैं, जो कि ये है कि दो मिरर के बीच अगर हम ऑब्जेक्ट्स को रख दें तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो मिरर है जो खुद ही रखे हुए हैं, मान लीजिए कि 40 सेंटीमीटर दूर पे, 40 सेंटीमीटर दूर पे रखे हुए हैं, और यहाँ से मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है दूसरे मिरर से कितना दूर हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। आपसे पूछा गया पहले 3 सबसे नियरेस्ट इमेजेस बनाने हैं। पहले 3 सबसे नियरेस्ट इमेजेस बनाने हैं। इसके एक्चुअली ट्रिक्स भी दिए होते हैं किताबों में और बहुत सारी बातें भी की हुई होती हैं, पर पहले मैंने जैसा कहा कि आप ट्रिक पर ना जाएं, आप ऐसा ना करें कि कोई तरीका ढूंढने लग जाएं, आप बस चीज़ों का फिगर बना के देखें, क्योंकि उसके जरिए ही आप इसे सीखते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्योमेट्री के जरिए ही बेहतर सीखा जा सकता है। यही एक सबसे आसान तरीका है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को अच्छे से सीखने का। तो हम फिगर बनाएंगे, हम देखेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहला इमेज तो एकदम जो सबसे नियरेस्ट में वो यहाँ पे बन जाएगा, इसको हम कह देते हैं I1, और एक इमेज यहाँ से 30 दूर बन जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर्स निकालेंगे इसके। तो देखिए पहला तो एक इमेज बन जाएगा I1, और 30 दूर पे एक दूसरा इमेज बन जाएगा। चलिए मैं थोड़ा जगह ले लेता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे है ये, ठीक है, ये मिरर है, और एक यहाँ पे हमने मान लिया ये 10 है, और यहाँ पे मान लिया कि ये 30 है। तो एक तो यहाँ पे ही बन जाएगा, ये I1 हो गया। पहले 3 नियरेस्ट पूछ रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात भी नहीं है। तो ये I1 हो गया, ठीक है। और अगला जो इमेज बनेगा वो 30 दूरी पे बनेगा यहाँ से, ठीक है, 30 दूरी पे, ठीक है। सारा दूरी जो आपको निकालना है मान लीजिए ऑब्जेक्ट से निकालना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से निकालने में बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं जो दूरी आपसे पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्ट से, ट्रिक में जो आता है वो सब अलग अलग टाइप से ट्रिक बनता है, ठीक है। तो आपने अगर कुछ देख रखा है या पहले कभी पढ़ रखा है तो बात की बात है। अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं सारा दूरी कहाँ से पूछ रहा हूँ? ऑब्जेक्ट से। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वो कभी कभी दूरी अलग अलग ढंग से भी आता है, ठीक है। कभी कभी मिरर से दूरी लिया जाता है, ज़्यादातर केसेस में मिरर से ही दूरी लिया जाता है। मैं आपसे कहाँ से पूछ रहा हूँ? ऑब्जेक्ट से दूरी पूछ रहा हूँ। 3 सबसे नियरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब सोचिए, अब 2 तो मिल गए कि एक बन गया यहाँ पे I1 और एक बन गया वहाँ से 30 दूरी पे I2। अब जो थर्ड वाला होगा, हो तो बहुत सारे इमेज बन रहे होंगे ना, प्लेन मिरर के बीच में, 2 प्लेन मिरर के बीच में अगर हम खड़े हो जाएं तो इधर भी बहुत सारे इमेज बनते हैं, इधर भी बहुत सारे इमेज बनते हैं। हमसे 3 पूछे गए और 3 सबसे नियरेस्ट मिनिमम डिस्टेंस पे जो बन रहे हैं वो पूछे गए हमसे। तो अब दिमाग लगाना है कि 2 तो मिल गए, तीसरा कौन होगा? तो जाहिर सी बात है इसमें तो बहुत आसान है कि ये 10 पे, ये 30 दूर है, ये इस मिरर के लिए इमेज बनाएगा तो काफ़ी दूर ही बनेगा। ये नज़दीक है, ये उसके लिए जब बनाएगा तो काफ़ी नज़दीक बनेगा। तो इस I1 का जो इमेज बनेगा, सोचिए ये रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हमारा इमेज है I1, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हमने ये कंसेप्ट देख रखा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये भी इमेज बनाएगा उधर कहीं जा करके। तो कितना दूर बनाएगा? देखिए 40 और प्लस 10 50, यानी उससे 50 दूर, उससे 50 कितना हो जाएगा? दूर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंसेस आए, ठीक है, हमें से कहाँ से पूछा गया था? हमसे ऑब्जेक्ट से पूछा गया था। तो ऑब्जेक्ट से पहला दूरी तो हो गया 20,
दूसरा दूरी कितना हो गया 60, और तीसरा दूरी हो गया देखिए 50 और 30 80, यानी हमारा पहला आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर होगा, सोचिए क्यों मैं 60 कह रहा हूँ, क्योंकि 30 यहाँ 30 यहाँ, तो 60 सेंटीमीटर। और तीसरा जो आंसर होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं इसके चलते ही नियरेस्ट बनेगा, उसके चलते नियरेस्ट नहीं बनेगा, तो ये जो बना है 50 यहाँ से, ठीक है, हमने जो बनाया है, और यहाँ से 30, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। एक बार हम और चेक कर लेते हैं, ये 20 हो गया, यहाँ से 30 30 60 हो गया, और ये क्योंकि ये इमेज क्योंकि इससे 50 दूर है, तो 50 वहाँ से, तो ऑब्जेक्ट से कितना दूरी हुआ 50 और प्लस 30 80, सही है। तो ये 3 डिस्टेंसेस आए, 3 डिस्टेंसेस आए, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गए। पर ऐसे करके ना हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लिया। सोचिए जो इमेजेस बन रहे हैं वो अगर रेस्पेक्टिव उसके मिरर से पूछे जाते, उसके मिरर से अगर बातें की जाती, तो क्या होता, देखिए पहला जो इमेज बनता वो 10 सेंटीमीटर पे बनता। ध्यान रखिएगा, दो मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहला मिरर का जो डिस्टेंस है वो बनता 10 सेंटीमीटर, पहला इमेज का। दूसरा जो बनता वो बनता 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है, पहला बनता 10 पे, दूसरा बनता 30 पे। अगला वाला देखिए, अगला वाला कितना पे बनता 50 पे, अगला वाला कितना पे बनता 50 पे। एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे आप, और हमेशा कुछ ना कुछ फॉर्मूला और कुछ ना कुछ आपके द्वारा डिराइव फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि बहुत लोग कभी कभी किताबों में लिखा मिल जाएगा, कभी कुछ, कभी कहीं मिल जाएगा, पढ़ते वक्त ऐसा वैसा कोई वीडियो में मिल जाएगा, इस टाइप से मिल जाएगा। पर आप अपने से पहले बनाएंगे और बाद में जब कहीं और मिलेगा तो उसका अलग ही अद्भुत मजा है। तो देखिए अगला जो हम बनाएंगे, ये 3 हमने बनाया, इन दोनों आंसर में क्या अंतर है? क्या ये दोनों आंसर अलग है? नहीं, ये दोनों सेम इमेजेस की बात हो रही है। ये हमने ऑब्जेक्ट से दूरी लिया था, ये हम उस मिरर से दूरी निकाल रहे हैं। जैसे ये 10 इस वाले मिरर का दूरी है, तो ये 10 इससे दूरी ले लिया। ये वाला 30, ये दूसरा इमेज इस वाले मिरर से नज़दीक है, तो हमने उससे दूरी ले लिया। तो ऐसे हम कर रहे हैं। फिर अगला वाला देखिए 50 उस मिरर के थ्रू बन रहा है, तो ये उसका हमने ले लिया। अब देखिए ये है 30, तो सोचिए ये 40 है और ये है कितना 30, ठीक है। तो 40 और 30 क्या हो गया 70, यानी इससे 70 सेंटीमीटर दूरी इमेज बनेगा, तो हो गया 70 सेंटीमीटर। कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? चलिए पांचवा निकालते हैं। पांचवा किसके चलते बनेगा? सोचिए ये I1 हुआ था, ये I2 हुआ था, ये I3 हुआ, और यहां से लगभग 70 दूर I4 हुआ। पांचवा नजदीक की अगर हम बात करें, सोचिए कहां बनेगा? बनेगा ऐसा कि ये जो 50 वाला है, ये जो 50 वाला है, ये यहां पे इमेज बनाएगा, तो 50 + 40, ठीक है। लग रहा है आपको कि 90 पे बनेगा, तो अगला आंसर हो जाएगा 90। गेस करिए अगला आंसर। तो आपको नहीं लग रहा है 70 में 40 और जुट के उधर इमेज बन जाएगा, तो हो जाएगा 121। क्या ये 40 हमेशा हम जोड़ते चले जा सकते हैं? हाँ, आराम से 40 हमेशा जोड़ते चले जा सकते हैं। तो आंसर होता है एक क्रिस क्रॉस बनता है। वो ये बनता है कि पहले दोनों का हम डिस्टेंस लिख लें, 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, फिर हम इसमें 40 जोड़ें, तो ये हो जाएगा 50, और इसमें 40 जोड़ें तो हम हो जाएगा 70। हम ऐसे क्रिस क्रॉस क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्रिस क्रॉस क्यों कर रहे हैं और 40 क्यों जोड़ रहे हैं? इसके पीछे कारण समझिएगा। और ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये कहां से आ रहा है? तो ध्यान से समझिएगा। क्रिस क्रॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 10 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पे जो इमेज हमें मिला है, उसके चलते अब जो हमें इमेज मिलेगा, जो हम 40 जोड़ के इमेज प्राप्त करेंगे, वो हमको इधर नहीं उस तरफ मिलेगा, दूसरे वाले मिरर से दूरी मिलेगा। यानी ये सारी दूरी जो आएगी इधर पे, ये पहले मिरर से डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट मिरर, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट मिरर। और ये जो इस टेबल में हमारी दूरी आएगी, वो आएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड मिरर। यहां जो भी हमें मिलेगा, इधर हमको जो भी मिलेगा, वो आएगा पहला मिरर से डिस्टेंस, क्योंकि ये पहले मिरर से नजदीक बन रहा होगा। और उधर जो हमें मिलेगा, वो मिलेगा दूसरे मिरर से डिस्टेंस, क्योंकि वो दूसरे मिरर के नजदीक बन रहा होगा। लेकिन पहले मिरर में जो इमेज बन गया, वही तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो पहले मिरर का जो
इमेज होगा, पहले मिरर में जो बन रहा इमेज होगा वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और वो उधर इमेज बनाएगा। तो हमें इसके इमेज में 40 अगर जोड़ना है, 40 अगर हम जोड़ते हैं, मिरर के बीच का डिस्टेंस अगर हम जोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें जो भी मिलेगा वो अगले वाले मिरर से मिलेगा। फिर उसमें जब हम जोड़ेंगे 40 तो फिर हमें इस वाले मिरर में मिलेगा। यानी ये क्रिस क्रॉस इसी तरह चलते रहेगा। ये 110, ये 50 में 90, ठीक है। ऐसे ये क्रिस क्रॉस क्यों हो रहा है, आपको समझ में आया? क्रिस क्रॉस इसलिए हो रहा है कि पहले मिरर से जो इमेज बन रहा है वो अगले वाले में बना रहा है, दूसरे वाले में। तो इधर जो भी हम लिख रहे हैं वो डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट मिरर है, इधर जो भी हम लिख रहे हैं वो डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड मिरर है। और इस हिसाब से ये काम हो रहा है, इस हिसाब से ये बात हो रहा है। और ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर कभी आपको ऑब्जेक्ट से पूछ दे तो इसमें हम वो दूरी जोड़ देंगे। जैसे ये दूरी यहाँ पे 10 जोड़ना था क्योंकि 10 दूर है, उसमें 30 जोड़ना था क्योंकि 30 दूर है, फिर अगला वाला में निकाल के उतना जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, उस हिसाब से काम होगा। तो इस हिसाब से ये चलते रहता है, इस हिसाब से यहाँ पे बात होते रहता है। और ये एक ट्रिक होता है जो यहाँ पे काम आता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट मिरर से लिया हुआ डिस्टेंस है और ये सेकंड मिरर से लिया हुआ डिस्टेंस है, और इसके कंसेप्ट को हम समझ गए। तो अब चलिए एक मात्र सवाल है, और मान लीजिए मैं आपको दूं तो यहाँ पे एक मिरर है M1 मान लीजिए और एक मिरर है M2, इसके बीच का दूरी मान लीजिए कि 1 मीटर है, ठीक है। और इससे 20 सेंटीमीटर दूर, इससे 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। M2 से 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंसेस ऑफ, फाइंड द नियरेस्ट 5 इमेज डिस्टेंसेस, सबसे नज़दीक में जो 5 इमेज बनेंगे उसका डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम निकाल लेंगे, फिर हम उससे, और ये मिरर से ही पूछे गए रेस्पेक्टिव मिरर्स, ठीक है, मान लीजिए, ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो। और अगर बीच में ये पूछ दिया जाए तो उसके लिए भी तरीका है, हम वो दूरी उसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये भी एक पॉपुलर सेक्शन है जो कि कवर किया जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। और बिल्कुल यही सारी बातें एंगल्स के लिए हो जाती हैं, जो हम एक दिन पूरा डायग्राम बना के करेंगे। अभी तक हमने जो भी बात करी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट इमेजेस की बात करी, पर अब चलिए पढ़ते हैं कि हम इमेज को, अगर ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा लंबा कर दे और उसके चलते जो इमेज भी थोड़ा एक्सटेंड ही होगा, जाहिर सी बात है, तो उसकी पढ़ाई करते हैं। तो चलिए देखिए कि क्या होता है। हमने थोड़ी सी बात हालांकि करी थी कि मान लीजिए ये हमारा AB है, कोई बालक है, सीधा साधा बालक, ऊपर एकदम सीधा, कुछ ज़्यादा देख रहे होंगे आपके, ज़्यादा ही सीधा है। और ये मान लीजिए हमारा सीधा साधा मिरर है, इसका अगर हम इमेज बनाए तो क्या इसे हम मान सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। क्या हमें सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होगा? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना होगा, हमें बस यहाँ का और यहाँ का इमेज बनाना होगा। और हमने बनाया था तो देखा था कि ये कुछ ऐसा इमेज बन रहा है, और हमने पिछले क्लास में नहीं बल्कि बचपन में भी ऐसा बना रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा कि मान लीजिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट है और एक ऐसा मिरर है, ठीक है। मिरर को हमने थोड़ा सा उलट दिया और इसका भी इमेज बनाना है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए कि इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री है, आपको सीखना है, फिगर बनाने सीखना है। तो एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम इसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सारा खेल पहले ही बताया था मैंने कि नॉर्मल का है, तो नॉर्मल को चलिए ढूंढते हैं, नॉर्मल से रिफ्लेक्शन कराते हैं। तो मान लीजिए मैं इसे ऐसे भेज दूं, एकदम सीधा भेज दूं, तो क्या ये सीधा लौट जाएगा? नहीं, ये सीधा नहीं लौटेगा, क्योंकि इसका नॉर्मल ऐसे है। ये नॉर्मल के लॉन्ग थोड़ी जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे। तो जितना एंगल बना के आ रहा है उतना एंगल बना करके ये लौट जाएगा। तो ये लगेगा कि कुछ ऐसे आ रहा है, समझिएगा। अगर मैं इसको सीधा भेजना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे भेजना पड़ेगा, तो ये वैसे ही लौट आएगा, तो हमें लगेगा कि कुछ यहाँ से आ रहा है, ठीक है। वही काम हम यहाँ करते हैं, हम यहाँ ऐसे भेज देते हैं इतना एंगल बना के, तो इतना ही एंगल बना के ये लौट जाएगा, तो लगेगा ऐसे आ रहा है। और एक यहाँ भेजते हैं तो इतना एंगल बना करके, तो इतना एंगल बना के लौट आएगा, तो लगेगा यहाँ आ रहा है। और ये कुछ ऐसा इमेज हमें मिलेगा, जो हमें इमेज मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। थोड़ा सा मार्कर चेंज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ऐसा इमेज बनेगा। आप ढंग से देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर ऐसे कर दूं,
ठीक है। तो देखिए एग्जैक्टली लाइन पे पड़ रहा है, एग्जैक्टली लाइन पे। तो जब भी हमें इमेज बनाना हो ना, जब भी हमें इमेज का निर्माण करना हो कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, तो आमतौर पे हमेशा नॉर्मल को फॉलो करिए। आमतौर पे आप नॉर्मल को ढूंढिए और नॉर्मल के अलॉन्ग चलिए। नॉर्मल के अलॉन्ग अगर आप चलते हैं तो अक्सर आपको जो इमेज चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या होता है, मैं आमतौर पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 99.9% केसेस के लिए लागू है, 100% केसेस के लिए भी लागू है। पर ऑप्टिक्स में आप चीज़ों को कभी ये ना कीजिए कि हाँ ये हमेशा के लिए लागू है। कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसका कुछ ना कुछ हम लोग ज्योमेट्री चेंज करके कुछ उससे खिलवाड़ कर सकते हैं। हालांकि ये बात हमेशा के लिए लागू है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉशियस रहें आप, इसलिए मैं आमतौर वर्ड का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए ये इमेज हमने बनाया, तो मान लीजिए हम ऐसा कुछ ले लें, ठीक है, कि हम एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल लेट करके रख दें और y बराबर x का एक लाइन ले लें। y बराबर x आप जानते हैं क्या करता है, वो ऐसा करता है कि जो y और x को इंटरचेंज कर देता है, वो इन्वर्स बनाने के काम आता है। तो वो क्या करेगा, वो करेगा ये कि इस इमेज को अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके अबाउट हम डालेंगे तो ये यहाँ मिलेगा, और इसका भी हम करेंगे तो ये हमें यहाँ मिलेगा, तो इसका इमेज हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। यानी सोए हुए को अगर उठाना है और उठे हुए को अगर सुलाना है तो हमें एक ऐसा मिरर लेना चाहिए जो एकदम 45 डिग्री पे गुजरता हो। सोचिए, मैं मान लीजिए कि मिरर कुछ ऐसा बना लूँ। ये मिरर हमने कहाँ रखा था, ये मिरर हमने ऐसे रखा था, सॉरी ये मिरर हमने ऐसे रखा था क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट इसे लिया था, ये हमारा इमेज है। और इसे ऑब्जेक्ट इसे इमेज ले लेते तो ये नीचे डैश कर देते। मान लीजिए कि हमने ऐसा कुछ कर दिया कि ये हमारा मिरर है, देखिएगा ध्यान से, और इस बार हमने ऑब्जेक्ट को इधर से सुला दिया ऐसे करके, ये नाम दे दिया A और ये नाम दे दिया B। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, तो ये अगर एंगल 45 डिग्री है या ये भी 45 डिग्री है तो जाहिर सी बात है इमेज इसका कुछ ऐसे बन जाएगा, ये A डैश और ये B डैश, और ये हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। आपका जब भी आंसर आएगा तो ये कैसा आएगा, परपेंडिकुलर। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में जब भी हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के केस में चलिए एक पॉपुलर सेक्शन की ओर बढ़ते हैं जो काफ़ी पॉपुलर है और सारी किताबों में लगभग लिखा रहता है। तो इसमें यह है कि क्या हम अगर अपना पूरा इमेज देखना चाहते हैं तो कितना भी छोटा मिरर लें तो देख पाएंगे। हमने इतनी सा मिरर ले लिया और ये है आदमी 6 फीट 7 फीट लंबे, 7 फीट तो ज़्यादा हो गया, पर 6 फीट लंबे, तो क्या वो अपना पूरा इमेज आईने में देख लेंगे कहीं भी रख के, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो कभी अपना चेहरा देखेंगे, कभी आँख देखेंगे, कभी नाक देखेंगे, तो कभी पूरा कर करके जोड़ के दिख जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो अपना पूरा एक बार में संपूर्ण इमेज नहीं देख सकते हैं। तो क्या चाहिए, कितना बड़ा आईना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन होता है ऑप्टिक्स में, ये हम ऑप्टिक्स से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक आदमी बनाते हैं, ये हमारा वो इंसान है, थोड़ा सीधा साधा इंसान है ना। ये मान लीजिए कि उसका माथा है H, हेड हो गया ये मान लीजिए उसकी आँखें हैं I, और ये मान लीजिए उसका पैर है F। हमने इसे रख दिया और हमें पता ये करना है कि कितना मिनिमम या सबसे छोटा जो मिरर का साइज होना चाहिए ताकि ये महाशय अपने आप को पूरा देख पाए, ये हमें पता करना है। तो हमने क्या किया कि एक बहुत बड़े मिरर का व्यवस्था करवा दिया कि भाई ले आओ, मिनिमम ना चाहिए, ले आओ सबसे बड़ा मिरर, उस आदमी से भी बड़ा मिरर ले आओ, और जहाँ से ज़रूरत होगा काट देंगे, जहाँ तक ज़रूरत होगा उतना काट के बाकी दे देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो साइज है वो मैं यहाँ पे 2x मान लेता हूँ। मैं जानबूझ के 2 मानता हूँ क्योंकि मैं डिवाइड और सबट्रैक्ट से बचने का कोशिश करता हूँ। तो 2x, और यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए 2y, ये हम मान लेते हैं। एक को हम मान लेते हैं कि 2x है और एक को हम मान लेते हैं कि 2y है। ऐसा हम मान लेते हैं कि एक 2x है और एक 2y है। मैंने कहा ठीक है। और मिरर हमने बहुत बड़ा ले लिया है, जहाँ तक हमारी ज़रूरत होगी हम मिरर को रखेंगे, जहाँ पे हमारी ज़रूरत नहीं होगी मिरर को वहाँ से हटा देंगे, तो हमें मिनिमम मिल जाएगा। तो सोचिए
ये हेड का इंसान अपनी इन आँखों से अगर अपने हेड को देख लेता है और अगर अपने पैर को देख लेता है तो फिर बाकी चीज़ें तो नज़र आ जाएंगी ना। फिर उसको अपना नाक नज़र आ जाएगा, फिर उसको अपना घुटना नज़र आ जाएगा, फिर उसको अपना जो भी सारा अंग उसे अपने दिख जाएंगे अगर वो अपने हेड को और अपने फुट को देख लेता है तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सोचिए, हेड को देखने के लिए होना क्या चाहिए? हेड को देखने के लिए होना चाहिए कि रे आए और आँखों तक जाए, हेड से रे निकले, मिरर में टकराए, रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे पड़े, तभी हेड दिखेगा, नहीं तो हेड दिखने वाला नहीं है। उसी तरह अगर अपने पैरों के दर्शन करने हैं, उसे अपने खुद के पैरों के दर्शन करने हैं, तो ये भी वही करना होगा कि पैर से रे निकले, मिरर से टकराए और टकरा के आंखों में जाए, तो उसे अपने पैरों के दर्शन हो गए। और एक बार सिर के दर्शन कर लिए कि हाँ दिख रहा है, एक बार पैरों के दर्शन कर लिए, हाँ दिख रहा है, तो उसे अपने संपूर्ण शरीर के दर्शन हो जाएंगे। तो सोचिए, इसके ऊपर का मिरर का क्या काम है? कोई काम नहीं, हटा देते हैं इसे हम, या रहने देते हैं फिगर बनाने के लिए, ठीक है, पर ये कोई काम का नहीं है। इसके नीचे का भी कोई काम का नहीं है, ठीक है, यहाँ भी हमने चलिए डॉटेड ही कर देते हैं, ठीक है, तो ये कोई काम का नहीं है। इतना दूर का जो मिरर है ये पूरे काम का है। ये अगर थोड़ा सा भी कटा, यहाँ से अगर गया मिरर, तो फिर हम ना अपने पैरों के दर्शन कर पाएंगे, ना अपने हेड का दर्शन कर पाएंगे, और कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा, अपना संपूर्ण शरीर नहीं देख सकते हैं। तो हमें भी यही निकालना है। तो आदमी महाशय कितने ऊंचे हैं? महाशय ऊंचे हैं 2x + 2y। और हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि ज्योमेट्री का पूरा योगदान है। तो सोचिए, ये अगर पूरा 2x है तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, तो ये x और ये x हो गया। तो देखिए, नीचे वाला x तो चाहिए, ऊपर वाला x हमें नहीं चाहिए, यानी मिरर में हमें नीचे वाला x चाहिए। आंखों के सामने अगर हम ले आए तो नीचे वाला x हमें चाहिए। उसी तरह ये 2y में तो ऊपर भी y नीचे भी y, तो ऊपर वाला y हमें चाहिए, नीचे वाला y हमें नहीं चाहिए। तो अगर हमें 2x + 2y हाइट के एक इंसान का पूरा दर्शन करना, इंसान को खुद का दर्शन करना है, तो उसका जो इमेज, जो मिरर का लेंथ चाहिए वो है x + y। क्या आपको लग रहा है कि वो इसका आधा है? नहीं, वो दुगना है, ये आधा है। तो जाहिर सी बात है, अगर इंसान का हाइट h होता तो मिरर का हाइट कितना होता? h/2। इंसान का हाइट अगर 2h होता तो मिरर का हाइट कितना होता? h। इंसान का जो भी हाइट होता उसका आधा मिरर ले आइए, उसका आधा बड़ा मिरर ले आइए, जो भी इंसान का हाइट है, तो वो इंसान अपने आप को संपूर्ण देख सकेगा, उससे कम में वो कभी नहीं देख सकेगा। ये इसकी बात है। अच्छा, क्या हम आधा ले आए, अब हम ऐसे रख दिए हैं, ठीक है, इस तरह से, और देख रहे हैं, क्या हम पूरा अपने आप को देख लेंगे? नहीं, उसको रखने के भी कुछ तरीके हैं। क्या तरीके हैं? इसे देखिए, ये नीचे वाला पोर्शन कितना है? ये x है। ये x क्या है? ये x है पैर से लेके आंख की जो दूरी है उसका आधा। पैर से लेके आंख की जो दूरी है, देखिए वो 2y है, और सॉरी ये y है, ये 2y है। पैर से लेके आंख की जो दूरी है उसका आधा में हमें ऊंचा रखना पड़ेगा, तब जाके हमें दिखाई पड़ेगा। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि इंसान है जिसका सिर है, जिसके पैर है, ठीक है, और इसकी जो आंखें हैं वो लगभग मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर सिर से नीचे हैं, 20 सेंटीमीटर सिर से नीचे हैं, और ये जो है मान लीजिए कि ये 140 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर लंबा आदमी है, ठीक है, मान लीजिए। तो बोला गया कि मिरर कितना बड़ा लें और मिरर को कहाँ पे रखें, मिरर को कितना कहाँ पे रखें जिससे वो आदमी अपने आप को संपूर्ण देख पाए, संपूर्ण देख पाए, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो कितना मिरर चाहिए, तो देखिए जो इंसान का हाइट है, टोटल हाइट अगर h है तो मिरर h/2 चाहिए। तो टोटल हाइट हम निकाल देते हैं 140 और 20 160, यानी मिरर का लेंथ 80 चाहिए। द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड मिरर इज 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर चाहिए, उतना मिरर बड़ा होना चाहिए, तभी वो इंसान पूरा अपने आप को देख पाएगा, नहीं तो नहीं देख पाएगा। लेकिन क्या हम कहीं भी रख देंगे? नहीं, हम कहीं भी नहीं रख सकते हैं। देखिए कहाँ रखना पड़ेगा, ये 140 जो है, ठीक है, देखिए याद करिए, यहाँ से निकलता था रे और यहाँ जाता था,
तो सोचिए ये 70 पे तो रखना पड़ेगा ना, यानी यहाँ से कितना ऊंचा रखना पड़ेगा, ये जो हाइट होगा 70 सेंटीमीटर ऊंचा रखना पड़ेगा। यानी जमीन से 70 सेंटीमीटर ऊंचा एक 80 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए, तब जाके वो इंसान अपने आप को संपूर्ण देख पाएंगे, नहीं तो संपूर्ण नहीं देख पाएंगे। अगर अपने कंप्लीट दर्शन करने हैं तो 80 सेंटीमीटर बड़ा मिरर 70 सेंटीमीटर ऊंचा जमीन से रखना पड़ेगा, तब वो देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो ये सब सवाल आते हैं, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ और भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 10 सेंटीमीटर दूर है आँख और हेड का दूरी मान लीजिए 10 है, और ये मान लीजिए कि 150 है और पूछ दिया गया, तो अब 75 ऊंचा रखना पड़ेगा और कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर फिर से बड़ा चाहिए मिरर। इस तरह से मान लीजिए हम मिरर को ऐसे रख दें, एकदम नीचे ऐसे पक्का पे रख दिया, ज़मीन पे रख दिया, और पूछा कि बताइए अब क्या होगा, क्या पूरा दिख पाएगा? नहीं, पूरा तो नहीं दिख पाएगा। पूरा इमेज बन रहा होगा लेकिन दिख नहीं पाएगा, है कि नहीं? तो कैसे क्या छूट जाएगा? तो देखिए जो छूटेगा, देखिएगा क्या होगा। फील्ड ऑफ व्यू का यहाँ काम है, क्या पैर के पूरे दर्शन हो जाएंगे? पैर के दर्शन हो जाएंगे। देखिए ऊपर से आपने नीचे खसका दिया, आप इसे समझिए ऐसे कि मिरर को हमने यहाँ रखा है तो ये पूरा दिख रहा है, अब हम इसे नीचे खसका रहे हैं, हम जहाँ पे रखना चाहिए उससे नीचे ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? सिर वाला पोर्शन, सिर के तरफ वाला पोर्शन छूटेगा कि पैर के तरफ वाला? भाई पैर के तरफ वाले को क्या दिक्कत है? अब तो उसके आसपास जो कारपेट बिछा हुआ है, कुछ अगर रखा हुआ है, कोई चीज़ पे वो खड़ा है तो सब दिखने लगेगा। लेकिन जो सिर के तरफ के बात होंगे ना, वो सारे बंद हो जाएंगे दिखना, चेहरा दिखना में भी बंद हो जाएगा, सिर के बाल दिखने बंद हो जाएंगे, तो वो नीचे लाने पे। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो अब क्या होगा? अब सब कुछ दिखेगा ऊपर का, लेकिन नीचे के जो पैर के आसपास के पोर्शन होंगे, ये पैर से ऊपर इधर से जाना शुरू हो जाएगा। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सब पता करने का जो तरीका है वो सिंपल फील्ड ऑफ व्यू वाले जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे वहीं से पता चल जाएगा। तो इसके क्वेश्चन जब हम डाउट सेशन में लेंगे, इसके क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर वो सब चीज़ें क्लियर होंगी जो कि हम करेंगे आने वाले समय में। इसके क्वेश्चन अलग से हम बनाएंगे, पहले आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, उसके बाद जब हम इस चीज़ को बना लेंगे तो डॉट्स में ये चीज़ क्लियर हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्लेन मिरर का जो कंसेप्ट है वो लगभग आपको जो काम की बातें हैं वो बताई गई हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है किसी एग्ज़ाम को लेकर के ये, और बोर्ड को लेकर भी उतना ज़रूरी कंसेप्ट नहीं माना जाता है इसे, तो इसे हम यहीं तक रखते हैं। अगले दिन हम स्फेरिकल मिरर में बढ़ जाएंगे और स्फेरिकल मिरर को पढ़ना शुरू करेंगे, जहाँ से काफ़ी काम की बातें निकलेंगी और वो एक साथ 2 चैप्टर कवर हो रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।